Jai Hind future officers, I am Akshay Maurya. So I welcome you all on Indo Defense Academy YouTube channel. As we are going on ancient history marathon series, today will be the third lecture which we are going to record on the YouTube channel. So I make sure that you should have seen lecture 1 and lecture 2 of ancient history, because it's completing all the important facts of ancient history which will be helping you in your coming NDA, CDS and one day any other exams also. So today will be the third and final lecture from which we are going to start. Till now we have completed till Mahajanpad, till Mahajanpad. Now we will start from the empire of Mauryan empire. तो ये सारी कहानी आप सभी को पता होगी, आप सभी ने पढ़ रखी है, आप सभी ने थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन कर रखा है। बेसिकली नंदास के एंड होने के बाद, धनानंद को ओवरथ्रोन करने के बाद चाणक्य ने जो राजगद्दी, भारत की राजगद्दी पे बैठाया, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे माना जाता है, अलग अलग बुद्धिज्म में उन्हें कभी क्षत्रिय बोला गया, ब्राह्मणिज्म ने उन्हें शूद्र बोला, तो सब जगह अलग अलग कंटेंट है। क्योंकि प्रीचिंग अगर हम बेसिकली सोल मॉडल देखेंगे मॉडर्न्स का, तो वो डाइवर्सिटी, जैसे फंडिंग करना होता है या किसी को पैटर्नाइज करना होता है, तो पैटर्नाइजेशन ऑफ मॉडर्न्स एम्पायर में हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म का। ब्राह्मणिज्म का थोड़ा कल्ट कम रहेगा, इस वजह से क्रिटिसाइजेशन हम लिटरेचर में मॉडर्न्स का देखते हैं। तो सब गद्दी पे बैठाया, और पहला ऐसा एम्पायर है जो कि पूरे कंप्लीट भारत पे, कंप्लीट इंडिया को यूनाइट करेगा और अखंड भारत बनाएगा। मॉडर्न एम्पायर विल बी द फर्स्ट एम्पायर टू क्रिएट अ सॉवरेन एंड इंटीग्रेट नेशन। कैसे किया, कब किया, क्या प्लान्स थे, तो हम वो समझते। सबसे पहली चीज चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें, चलिए पहले ये खोल दे तो इनर बोर्ड। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें, मौर्यन एम्पायर की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर है वो 321 बीसी से 298 बीसी के बीच में रहे। कब कब? 321 से 298 बीसी के बीच में ये इनने शासन किया या किंग रहे, ये इजी चीज है। अब कहाँ की राजगद्दी पे बैठे? क्या सीधे भारत की राजगद्दी पे बैठे? नहीं, हमेशा याद रखना इनिशियली वो कहाँ बैठे, कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। फिर धीरे धीरे उनने पूरा नॉर्थ इंडिया, चंद्रगुप्त के साथ एक सीधा सिंपल फैक्ट याद रखना, पूरा नॉर्थ इंडिया को अपने सब्जुगेशन में लाया, अपनी टेरिटरी में बनाया। किन्ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, इसमें डाउट मत रखना। इन्हीं के जब ये गद्दी पे बैठे जिस समय, उसी समय धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेशन हो रहा था। तो इनने अलेक्जेंडर, हमारा जो अफगानिस्तान बॉर्डर है उसे सिक्योर करा, और वहाँ कमांडर जो थे सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के, उसको युद्ध में हराया और उसकी बेटी से शादी करी। और अलेक्जेंडर सेल्यूकस निकेटर ने ही अपनी एक एम्बेसी कहाँ भेजी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चंद्रगुप्त मौर्य से बेसिकली है। अब आर्मी डिटेल देखो, जब कोई व्यक्ति अगर हरा रहा है किसी को, तो उसकी आर्मी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है? क्योंकि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो मौर्यन एम्पायर की जो आर्मी डिटेल्ड है वो हमें कहाँ से मिलती है? पहली चीज ये चीज हमें पता होनी चाहिए, किस इंस्क्रिप्शन में किसकी डिटेल दी गई है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में हमें क्या मिलती है? डिटेल मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के आर्मी की, है ना, ये चीज क्लियर रखना। ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसकी है? ये है रुद्रदमन की। याद रखना किसकी है? रुद्रदमन की, है ना। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन की है। अब एक और है ना, गिनार लेक इंस्क्रिप्शन। ये किसकी है? ये यहाँ से भी हमें मौर्यन एम्पायर की डिटेल्स मिल जाती है ना, वॉर वगैरह सारी। ठीक है, अब एंड के टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य है
चंद्रगुप्त मौर्य जब वो अपने अंत समय में थे, मतलब अपनी राजगद्दी उनने छोड़ी, तो वो कहाँ गए? तो वो माइग्रेट हुए, कहाँ से? साउथ में माइग्रेट हुए। कहाँ माइग्रेट हुए चंद्रगुप्त मौर्य? साउथ में। किसके साथ हुए? बुद्धिस्ट जैनिज्म। वो मॉन्क कौन थे? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसके साथ वो माइग्रेट हुए, तो आपको पता होना चाहिए। शाद्रबाहु। कौन थे? शाद्रबाहु के साथ वो माइग्रेट हुए। शूद्रबाहु के साथ वो माइग्रेट हुए, कहाँ? साउथ में। ठीक है। और अंत समय उनने अपना शेल खाना, याद रखना, उनने अपने प्राण कैसे त्यागे थे? शाहिल खाना से। शाहिल खाना मतलब ब्रेकफास्ट, मतलब फास्टिंग से, है ना, कुछ भी नहीं खाना। डेथ फ्रॉम फास्टिंग, उपवास रख के अपनी डेथ को प्राप्त हो जाना, उसे कहते हैं साहिल खाना। ठीक है, ये याद रखना। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि आप मौर्यन एम्पायर के जो असली राजा है वो है अशोक। ठीक है, तो याद रखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने अभी तक क्या समझा? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? नॉर्थ इंडिया को कैप्चर किया था। अब आ जाते हैं उनके बेटे किनके साइड? बिंदुसार के पास। बिंदुसार ने कब से कब तक रूल किया, ये आपको पता होना चाहिए। 298 से 272 बीसी के बीच में कौन रूल कर रहा है? मौर्यन एम्पायर के सेकंड किंग है जो, वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार ने पूरा साउथ इंडिया को कंट्रोल करा, मैक्सिमम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, अगर मैं ये बोल सकूं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया को अपने अंडर में लाया, आपसे सब्जुकेशन मिला और मौर्यन एम्पायर की टेरिटरी बनाई। ठीक है, अब इनका एक और नाम था अमृतोचत्स, है ना, अमृतोचत्स इनका एक नाम है, ये याद रखना। इसका मतलब है स्लेयर ऑफ अ एनिमी, स्लेयर ऑफ एनिमी याद रखना, या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फोर्स, है ना, ये चीज ध्यान रखना अमृतोचत्स से। ठीक है, यहाँ गलती मत करना बिंदुसार के में। अब बिंदुसार, एक चीज है, बिंदुसार के वर्क के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो एक मैसूर प्लेट है, ध्यान रखना, हमें वहां से पता चलता है बिंदुसार के वर्क्स के बारे में, मैसूर प्लेट से। ठीक है, ये किसके फॉलोअर थे? ये आजीविका के फॉलोअर्स थे, याद रखना। आजीविका वही रिलीजन है जो कि अपन ने ऋग्वेद में भी देखा है और महाजन बुद्धा के टाइम पे भी, जैनिज्म के टाइम पे भी देखा है कि वो आजीविका घोषला जी जो उसके फाउंडर थे, उनके साथ वो 6 साल रहे, है ना। यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ तक एक पिक्चर तो अपने दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि जो है मौर्यन एम्पायर में जब अशोक गद्दी पे आएंगे तो उसके पहले, अशोका के पहले क्या क्या हो चुका है? चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ इंडिया को अपने अंडर में रख लिया है और बिंदुसार ने साउथ इंडिया को रख लिया है ना। ये सन है, किसके सन है? बिंदुसार के। तो 268 से 232 के बीच में, 268 से 232 के बीच में इनका रूलिंग ईयर है, ये ध्यान रखना। अब अशोका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लीडर, ग्रेटेस्ट किंग में से एक है मौर्यन एम्पायर के। मतलब अगर ऐसा कहा जाए इतिहास में कि एक डायनेस्टी में 2 चक्रवर्ती राजा हुए, तो एक तो थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे चक्रवर्ती राजा थे अशोक, है ना। अब बिंदुसार के साथ एक चीज जुड़ी रहती है कि ये महान राजा के बेटे और महान बेटे, है ना, महान राजा के बेटे है, ठीक है, और महान राजा के पुत्र है, दोनों साइड से इनके लिए कहा जाता है। और अशोक एक ऐसे किंग थे कि अगर उस समय होते जिस समय मुगलों ने एंट्री करी तो वो जेब में रख लेते। बाबर को कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना ताकतवर कि बाबर को अपनी जेब में पॉकेट में डाल के घुमा देता भारत और बाहर फेंक देता। ठीक है, तो चलो आओ, सबसे पहले ऐसा बोला जाता है, या ऐसा कई चीज़ें बोला जाता है, क्योंकि हम इसको हमेशा मानेंगे सही नहीं, क्योंकि इसके हमें कोई सोर्स ऑफ हिस्ट्री पुख्ता नहीं मिले। 5 ब्रदर्स की किलिंग के बारे में तो मिले। ऐसा कहा जाता है कि 99 को भाइयों को मार के ये राजगद्दी पे बैठे, है ना। अब इनके कुछ नाम है अशोक के जो आपको याद रखने। एक तो हो गया काम अशोक। काम अशोक नाम कहाँ से आया? एक तारानाथ है, तिब्बतियन मॉन्क, उनने इसके बारे में अपनी बुक में लिखा है। तारानाथ है कौन?
तिब्बतियन मॉन्क है ये, ठीक है। इनने काम अशोक को बोला, काम अशोक मतलब अपने जीवन के सारे एंजॉय कर रहे हैं वो। फिर वहां से एक और नाम पड़ा क्रूलर थे, मतलब बहुत ही निर्दयी थे, तो उससे नाम पड़ा चंड अशोक, ठीक है। ये इनके नाम है, आपको अशोक के नाम याद रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। चंड अशोका, बुद्धा शाक्य, बुद्धा शाक्य, ये भी इनका एक नाम है ना, बुद्धा शाका, ये भी इनका नाम है। ये नाम कहाँ से आता है हमें पता चलता है, तो ये मस्की रॉक एडिक्ट से पता चलता है, याद रखना। ये कहाँ से नाम पता चलता है, मस्की रॉक एडिक्ट से। अब ये पूछ ले गया आपसे कभी भी एनडीए वालों से, या वनडे एग्जाम में मैक्सिमम पूछ लिया जाता है कि जो बुद्धा शाक अशोक का नाम है वो किस रॉक एडिक्ट में मेंशन है, तो आपको बता दिया। एक था धर्म अशोक, एक और नाम है उनका धर्म अशोक। ये धर्म अशोक कहाँ मेंशन है, ये सारनाथ में मेंशन है ना, सारनाथ में मेंशन है, यहाँ गलती मत कर देना, कहाँ, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, मतलब है ना, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब देवम पीएम इनका एक और नाम है, आप सभी को पता है, ये नोट डाउन करते जाना, मैं रब पढ़ रहा हूँ। और अभी कुछ कमेंट देखे मैंने लेक्चर पे भी, तो आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, है ना। तो अब सबसे पहली चीज कि देवम पीएम, इसका क्या मतलब है, देवों का प्रिय। ये कहाँ इंस्क्रिप्शन में मिला है ना, देवम प्रिया, बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना ये किस इंस्क्रिप्शन में मिला है। पियादसी का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट अपीयरेंस, अच्छे से तैयार होना, अच्छे से रहना। तो ये कुछ नाम है अशोक के साथ जो कि जुड़े हैं, है ना। अब एक बुक और है अशोक की नाम से, आप कनेक्ट कर लेना उसे, अशोक वंदना, है ना, जिसमें हमें अशोक के रूलिंग के बारे में पता चलता है। अशोक वंदना ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये मथुरा के मॉन्क्स के द्वारा लिखी गई है, मथुरा मॉन्क्स के, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा लिखी गई है ये बुक अशोक वंदना, ठीक है। और चलो अब अशोक के बारे में जानते, तो गांधार से लेके बिल्कुल कन्याकुमारी तक इनका रूलिंग रहा, ठीक है। अब अशोक के कई इंस्क्रिप्शन में, अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें ये डिटेल मिली है कि जो बॉर्डर शेयरिंग थी, वो बॉर्डर शेयर किससे होता था, यूनास से होता था। यूनास कौन है, ग्रीक है। अभी करंटली आप कुछ समय पहले का अगर केबीसी देखोगे तो ये क्वेश्चन था यूनास पे, है ना, कि ये है कौन ओरिजिनली, तो ये कौन है, ग्रीक्स है। तो ग्रीक्स के बारे में हमें नॉलेज मिली कि हमारा बॉर्डर शेयर होता था अशोक के पीरियड में, ठीक है। पोर्ट सिटी कौन सी इंपॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर की, हमें ये जानना जरूरी है। तो चलिए अब थोड़ी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं, आप इतने में समझ गए। पोर्ट सिटी सबसे पहले इनकी मदर कहाँ से थी, तो वो इंपॉर्टेंट है चंपा इज अ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी अशोक पीरियड में, ध्यान रखिएगा। तमलुक है ना, एक तमलुक पोर्ट सिटी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तमलुक या ताम्रपली एक ही नाम है, तो ये कहाँ है तमलुक, ये है बंगाल में, ठीक है। बंगाल पोर्ट सिटी है। अब समझ जाओ पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक कोस्ट है जो बर्मा, श्रीलंका और इन सब से हम शेयर करते थे, कोस्ट बर्मा श्रीलंका से, है ना, ध्यान रखना, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अब आ जाओ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी अशोक ने, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, कहाँ करवाई थी, पाटलिपुत्र में। इसके है वो चेयरमैन कौन थे, वो थे मोगलीपुत्र तीसा जो उनके भाई है ना। और अशोक ने एक और काम किया जो आपको बिल्कुल फैक्ट याद रखना है, अशोक ने एक सिटी बनवाई है। कौन सी बनवाई है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अशोक ने एक सिटी बनवाई है, कौन सी सिटी है, आप सब जानते हो, आप उसे जन्नत बोलते हो, तो वो नाम है श्रीनगर। श्रीनगर की सिटी का क्रिएशन किसने करा है, अशोक ने करवाया है, ठीक है, ठीक है। और यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अशोक ने और क्या काम करवाया है, बाहर हिल्स बनवाया है, बाहर हिल्स किसके लिए बनवाया है, आजीविकास के लिए, आजीविका सेक्ट के लिए डेडिकेटेड थे,
उनके रहने रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं थी बाहर हिल्स में, बहारा हिल्स में, जो कि अशोक ने बनवाए। अब अशोक ने क्या बुद्धिज्म भी अडॉप्ट करा, अभी तो ये हिंदुज्म में था, अब बुद्धिज्म अडॉप्ट करेगा। अब क्यों करेगा, कैसे करेगा, आप एक चीज खुद सोचो, एक राजा है, उसकी इमेज हो चुकी है चंड अशोक की कि वो निर्दयी है, तो वो खुद को अच्छी इमेज दिखाने के लिए कुछ तो करेगा ही, तो वो चीज वो क्या करेगा, अडॉप्शन करेगा। जो अडॉप्शन होगा चीजों का, उसको ही माना जाएगा कि राजा समझदार है, अपने हिसाब से, अपनी प्रजा के हिसाब से वो खुद को बदलता रहता है। ठीक है, तो अब आ जाओ कहाँ पे, तो एडॉप्शन के बारे में हमें कहाँ से पता चलती है, रॉक एडिक्ट 15 से। कहाँ से पता चलती है कि अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, रॉक एडिक्ट 15 से, है ना, ध्यान रखना, रॉक एडिक्ट 15 से हमें इस चीज की नॉलेज मिली। ठीक है, और रॉक एडिक्ट 15 में ही बैटल ऑफ कलिंग के बारे में भी बताया गया। अब बैटल ऑफ कलिंग आप जानते हो, जैसे अगर हम ये बना देंगे, ये हिंदू कुश, ये हिमालय, तो इधर बंगाल के आसपास एक ऐसा पोर्ट था जो कि मौर्यन किंगडम से बाहर था। अब क्या होता था, जब भी अगर इधर से कुछ सामान जाना है तो इनको टैक्स देना रहता था, और जब टैक्स देना है, एक चीज समझो, कोई भी राजा अगर अपनी टेरिटरी में टैक्स देगा तो वो कैसे खुश रहेगा। इस वजह से अशोक ने पाटलिपुत्र से अटैक करा कलिंग को, और कलिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब उसने वो उसे डिस्ट्रॉय करा और बिल्कुल चंड अशोक की तरह डिस्ट्रॉय करा, तो उसके बारे में कंप्लीटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये खबर हो चुकी थी कि अशोक बहुत निर्दयी है। मतलब यहाँ तक आप ये मान लो, चाइना जैसे उस समय जो सभ्यता थी, चाइना के कोई भी किंग हो, आसपास के कोई भी किंग हो, जब तक अशोक रहा तो भारत की तरफ नजर उठाने में भी डरते थे कि अगर अशोक को धोखे से भी पता चल गया कि हम भारत पे हमला करने वाले, तो पता नहीं कल के दिन वो हमारी टेरिटरी में घुस के हमें तबाह कर दे। ये अशोक का टेरर था पूरे मैक्सिमम एशिया में, सारे एशिया के लोग उससे डरा करते थे। ठीक है, अब यहां तक की चीजें तो आपको क्लियर हो गई। रॉक एडिक्ट 15 से बैटल ऑफ कलिंग की हमें नॉलेज मिली। अब आ जाओ अशोक के कुछ एडिक्ट, अब अपन मौर्यन एम्पायर के मिनिस्टर्स के बारे में जान ले, एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में जान ले, जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्रोनोलॉजी बनाता है, कोई भी तरीके के क्वेश्चन बनाता है। तो स्वामी हुआ करते थे, स्वामी कौन है, तो हम बता देते हैं किंग है, ये चीज ध्यान रखना। और कौन होते थे, पुरोहित होते थे या प्रीस्ट होते थे, है ना, ये लोग भी रहते थे किंग। अब अमात्यास हुआ करते थे। अमात्यास कौन है, अमात्यास है मिनिस्टर। आज के जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला फैक्ट है, कोशिश करूंगा स्लोली खत्म करूं, उसके बाद स्पीड बढ़ाऊं। अमात्या कौन है, मिनिस्टर्स है। ठीक है, जनपद को टेरिटरी बोला जाता था। जनपद क्या होती थी, टेरिटरी होती थी, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, दुर्ग होते थे। दुर्ग मतलब क्या है, फोर्ट है, किला है। ठीक है, फोर्ट है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, दुर्ग मतलब फोर्ट है। कोष क्या है, कोष ट्रेजरी है। इसको याद करने के लिए मैं एक आपको शॉर्टकट अच्छी चीज बताऊंगा। और दंड मतलब आर्मी है, आर्मी है। ठीक है, आर्मी है। अब आर्मी के साथ क्या है, मित्र भी है। कौन है, मित्र, तो इनको क्या बोलेंगे, फ्रेंड। अब जिनको ये क्रोनोलॉजी याद नहीं होती, सबसे सीधी सिंपल बात है, जनपद लिखो। अब किसी के पास टेरिटरी होगी तो वहां का तो राजा होगा किंग। ठीक है, किंग को असिस्ट कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अमात्य और स्वामी, ये चीज हो गई। अब जब टेरिटरी है तो टेरिटरी में किला भी होगा। ठीक है, टेरिटरी में क्या होगा, किला भी होगा, दुर्ग होगा। अब जब दुर्ग है तो दुर्ग के अंदर क्या रखा जाएगा, कोष रखा जाएगा, कोष ट्रेजरी। अब जब धन रखा गया, कोष रखा गया, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या लगेगी, हमें आर्मी लगेगी। कोष की सेफ्टी के लिए क्या लगेगी, हमें आर्मी लगेगी। अब जब आर्मी ये सारी चीजें हैं तो किंग जो है इतने सारी चीजों का, तो उनके कुछ फ्रेंड्स भी हो गए, मित्र हो गए, पड़ोसी राज्य। तो ये है कॉन्सेप्ट, सीधी सिंपल बात है, आप जनपद से याद रख सकते हो। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी है, सरल है, ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। अब तकलीफ कहाँ आती है बच्चों को, मैं बताता हूं। तकलीफ आती है मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद, इसे भी आज मैं इजी कर दूंगा, थोड़ा लंबा लेक्चर रहेगा, एडजस्ट कर लेना। काउंसिल कैसे बनती थी, सबसे पहले हमें जानना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे तैयार होता था। मंत्री परिषद जैसे हम बोलते हैं, युवराज, पुरोहित और सेनापति। कौन कौन रहता था, युवराज, पुरोहित और
सेनापति। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट है। युवराज भी रहा करता था, पुरोहित भी और सेनापति भी। अब यहाँ से मंत्री परिषद कैसे होते थे? 18 डिपार्टमेंट रहते थे। 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है काय में? अर्थशास्त्र। सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारी क्या है? अर्थशास्त्र है। 18 डिपार्टमेंट है तो 18 अध्यक्ष भी हो गए, सीधी सिंपल बात है। 18 अध्यक्ष भी हो गए। अब इन 18 अध्यक्ष है तो ये 18 अध्यक्ष के साथ साथ जो डिपार्टमेंट है तो 22 सुप्रीडेंट्स भी हो गए, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ये सारी क्रोनोलॉजी ऐसी है। सॉरी 22 नहीं है, मैं भूल गया था, इसको करेक्ट कर लो। 27 सुप्रीडेंट्स हुआ करते थे। 18 डिपार्टमेंट, 18 अध्यक्ष, 27 सुप्रीडेंट्स, जो कि सारा चीजें संभालते थे। अब अध्यक्ष, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आज के IAS है, IAS, ठीक है। अमात्याज मिनिस्टर है, नॉर्मल मिनिस्टर है, जैसे मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, ये नॉर्मल मिनिस्टर्स है। पर जब हम एस जयशंकर साहब को देखते हैं, मिनिस्टर है, IFS रहे, उस टाइप के अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब नॉलेजेबल। उस समय भी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता था? सिविल सर्वेंट्स वेयर इन ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इस समय भी है, अगर आप समझ पाओ, बस नाम बदल दिए गए। अब हमें वो डिपार्टमेंट्स जानने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं हमें डिपार्टमेंट्स जानना कि कौन से डिपार्टमेंट किस काम में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शनिधाता एक डिपार्टमेंट है, शनिधाता, है ना, सन्निधता। तो ये डिपार्टमेंट का है, बताओ। चलो मैं पहले नाम लिखते जा रहा हूँ, सन्निधत्ता, है ना। तो ये है डिपार्टमेंट रॉयल ट्रेजरी का, ठीक है, रॉयल ट्रेजरी का। अब रॉयल ट्रेजरी है तो कोई ना कोई तो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा ही होगा, आइए, है ना, तो याद रखना। अब रॉयल ट्रेजरी है तो कोष्ठागृह भी है। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? कोष्ठागृह। तो कोष्ठागृह में ऑफिसर कौन है? ट्रेजरी सुप्रीडेंट, ट्रेजरी सुप्रीडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुप्रीडेंट है, जहां सुप्रीडेंट आ जाए मतलब वो एक नॉर्मल ऑफिसर है, और जहां अध्यक्ष वर्ड यूज हो जाए साथ में तो समझना वो एक IAS IPS वाली रैंक है। ठीक है, अल्क लापा अध्यक्ष, ये क्या है? अल्क लापा अध्यक्ष अकाउंटिंग ऑफिसर है, याद रखना, अकाउंटिंग ऑफिसर है अल्क लापा अध्यक्ष, ठीक है, या अकाउंट जर्नल है, एक चीज निकल सकते हो, अकाउंट जर्नल है, ठीक है। 3 हो गए। अपन को ऐसे 18 लिखने हैं। कूपा अध्यक्ष, कूप अध्यक्ष, कूप अध्यक्ष का मतलब क्या होगा? ये कई बार मैंने क्लास में बताया, बताओ, ठीक है। कूप अध्यक्ष करता था वेट एंड मेजर का काम, वेट एंड मेजर, ठीक है। पान अध्यक्ष, है ना, ये भी नाम याद होगा, पनाध्यक्ष, पान्याध्यक्ष, ये कौन है? पान्याध्यक्ष, जल्दी बता दो हमें फटाफट, पान्याध्यक्ष कौन है? तो कॉमर्स, जो आप व्यापार कर रहे हो कॉमर्स के, कौन है? सुप्रीडेंट है, मतलब ये एक ऑफिसर हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब पान्याध्यक्ष को, ठीक है। अब आ जाओ कौन था? सूत्राध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष क्या है? ये टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो पूरी टेक्सटाइल को देखेगी। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष के बाद आएगा अंध्र अध्यक्ष, अनाधरा अध्यक्षा, ठीक है। ये अनाधरा अध्यक्षा काय के लिए आया? धरा अध्यक्षा ये है आर्मर के लिए, आर्मर मतलब वो होता ना आर्मी वालों के लिए प्रोटेक्शन और जैकेट्स वगैरह, ये उसके अध्यक्ष है। यहाँ से आगे चलते हैं अब अपन, अब आ जाओ काय पे? नवाध्यक्षा, नवा अध्यक्षा, ये काय का डिपार्टमेंट है? शिपिंग का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ से एक चीज हमें पता चल गई, इनको सी रूट की जान पा रही थी, शिपिंग और मैरीटाइम की, नवाध्यक्षा। फिर दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? मुद्रा अध्यक्षा, मुद्रा अध्यक्षा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए, मुद्रा को कनेक्ट करेंगे पैसों से और गलती करेंगे। ये क्या है? कौन सा डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, ठीक है। अकाराध्यक्षता,
कारा अध्यक्ष। ठीक है, ये काय का डिपार्टमेंट है कारा अध्यक्ष? ये माइंस का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, माइंस की मिनिस्ट्री है। ठीक है, और माइन सुप्रीडेंट रहेगी साथ में। ठीक है, माइन सुप्रीडेंट हो गया अकारा अध्यक्ष में। इसके अलावा कौन सा है? सुवर्ण अध्यक्ष, सुवर्ण अध्यक्षा। तो ये क्या है? गोल्ड सुप्रीडेंट हो गए। ठीक है, गोल्ड का डिपार्टमेंट हो गया, है ना, गोल्ड सुप्रीडेंट हो गए, ध्यान रखना। सुवर्ण अध्यक्ष। अब सुवर्ण अध्यक्ष के बाद क्या है? पताना अध्यक्षा। अब ये वर्ड यूज होता है, आपको याद होगा, ये क्रोनोलॉजी में भी कई बार हुआ। पतना, दक्षिण पाठा, पाठाध्यक्ष, पटना अध्यक्षता, मतलब पोर्ट्स की बात की जा रही है यहाँ। पोर्ट डिपार्टमेंट जो संभालेगा वो कौन है? पता अध्यक्ष। अब लावण्य अध्यक्ष कौन है? बताओ जल्दी से। लावण्य अध्यक्ष, लावण्य अध्यक्ष। मिंटिंग ऑफ कॉइन, मतलब सिक्के बनाने वाला डिपार्टमेंट, जैसे कि आरबीआई। ठीक है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स आरबीआई की तरह ये काम है। समस्था कौन है? समस्था, तो ये कौन है? रूट्स का ऑफिसर है, जो रूट्स वगैरह चेक करता है, रूट के बारे में, ट्रेड रूट वगैरह पे ध्यान रखता है, टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा, कौन सा ट्रेड रूट है, समस्था। ठीक है, अध्यक्षा। ठीक है, और फिर आखिरी में आ जाएगा, सॉरी, लावण्य अध्यक्ष मिंटिंग ऑफ कॉइन नहीं, ये है सॉल्ट का डिपार्टमेंट, याद रखना, ये सॉल्ट का डिपार्टमेंट है ना, सॉल्ट का डिपार्टमेंट है लावण्य अध्यक्ष। सॉरी, बाय मिस्टेक गलती हो गई, है ना। अब और लवा अध्यक्ष, तो ये डिपार्टमेंट हो गया काय का? मिंटिंग ऑफ कॉइन का। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट आपको याद रखने, ये क्रोनोलॉजी में कभी भी पूछ लिए जाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसमें कोई गलती हमें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अगर इतना सरल क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो गलत बात है ना यार। अब आर्मी के बारे में आ जाओ। आर्मी के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्मी की जो डिटेल हमें मेगास्थीनियस से मिलती है, मेगास्थीनियस के डॉक्यूमेंट से मिलती है ना, याद रखना। आर्मी की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मेगास्थीनियस के डॉक्यूमेंट। मेगास्थीनियस बोलते क्या है कि इन्फेंट्री भी थी, ठीक है सर, इन्फेंट्री भी थी, कैवलरी भी थी, और क्या क्या थे बताओ, आप सभी को याद होगा। एलिफेंट्स भी थे, चैरियट भी थे, ट्रांसपोर्ट भी था, और साथ में एक चीज और थी, कौन सी? ये बहुत जिक्र हुई है, ये इधर ही से देखो, एडमिरल ऑफ फ्लीट। फ्लीट मतलब क्या होता है? मैंने कई बार अपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी बताया है। फ्लीट का मतलब होता है छोटी नाव, छोटी छोटी नाव जो अटैक करने के काम आती है, उनका समूह, है ना, तो वो होते हैं फ्लीट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी आर्मी के बारे में। अब कमांडर इन चीफ, इसका हेड होता था 5 कमेटी के द्वारा ये रन की जाती थी, मतलब 30 टोटल मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, 6-6 के हिसाब से मेंबर डिवाइड किए जाते थे। ठीक है, और ठीक है, अब आर्मी की बात है तो युद्ध गृह अध्यक्षा, ये क्या करता था? मेंटेनिंग द आर्मर, आर्मर्स को मेंटेन करने का काम क्या था? युद्ध गृह अध्यक्षा का था आर्मर्स को मेंटेन करना। रथाध्यक्ष का काम क्या था? रथाध्यक्ष भी हुआ करते थे, रथा अध्यक्षा, तो ये चैरियट का लुकआउट किया करते थे, रथा अध्यक्षता। ठीक है, और एक हस्त अध्यक्षा हुआ करता था, हस्त अध्यक्षा, तो ये क्या देखते थे? लुक आफ्टर एलिफेंट, ये एलिफेंट्स का डिपार्टमेंट था टेक केयर करने के लिए, हस्ताध्यक्षा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई, ये चीज़ आप भूलना मत, ये डायरेक्ट फैक्ट्स है। अब बात आ जाओ जासूस की, क्योंकि जासूस के बिना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अधूरा है। जैसे हमारे इंडिया में आज रॉ और आईबी है, उस समय भी जासूस हुआ करते थे, एस्पोनेज, एस्पोनेज। तो इनका एस्पोनेज का नाम क्या था? तो नाम था गुरपुरुष, याद रखना, गुरपुरुष नाम हुआ करता था, सॉरी।
गुण पुरुष। गुण पुरुष नाम हुआ करता था उस समय के अध्यक्ष का, है ना, स्पेनोज का, गुण पुरुष। ठीक है, ठीक है। इसको मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी दो टाइप के होते थे, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्पेनोइड्स देयर एट द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर। एक था संसथन, ठीक है, संसथन था, और एक था संचारी। नाम से ही क्लियर हो जाएगा, संसथन, ठीक है, संचारी। संसथन मतलब स्टेशनरी, एक ही जगह रुक के काम करने वाले कौन हुआ करते थे, स्टेशनरी। और संचारी मतलब कैसे होते थे, मूविंग। आज जैसे कि दिल्ली में है तो कल के दिन वो कहाँ मिलेंगे हमें, मथुरा में मिलेंगे, मथुरा के बाद फिर कहीं और मिलेंगे, मतलब मूविंग रहते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। ठीक है, पटिवेदिकास हुआ करते थे। ये स्पेनिश आपको क्लियर हो गया हो तो अपन आगे चलते हैं पटिवेदिकास की ओर। पटिवेदिकास, पटिवेदिकास कौन है, पब्लिक अफेयर्स के जासूस है, जो पब्लिक अफेयर्स की जानकारी किसको दे रहा है, डायरेक्ट टू किंग दे रहा है। अब जस्टिस की बात कर ले जल्दी जल्दी, ठीक है। अब जस्टिस की बात कर लेते हैं हम, जस्टिस कैसे था, क्योंकि कोई भी एम्पायर को पढ़ने के पहले हम उसका जस्टिस देखना पड़ता है। तो जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस में कौन था, दंड नीति लागू थी, दंड नीति मतलब सीआरपीसी आईपीसी लागू हुआ करती थी दंड नीति में। ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ क्या था, धर्म विग्रह, करंट लीगल कोड है, और चरित्र कस्टम है। क्या था सोर्स ऑफ, धर्म विग्रह, ये क्या है, करंट लीगल कोड है, ठीक है, और चरित्र, ठीक है, इन सब पे चीजें देखी जाती थी। अब सीधे सिंपल बात है, दो कोर्ट हुआ करते थे, एक तो धर्मस्था, एक तो धर्म, याद रखना ये कोर्ट के नाम है ना, धर्मा सथ्या। तो ये किस लिए था धर्मा सथ्या, ये क्या क्या देखता था, मैरिज देखता था, पर्सनल ड्यूटी देखता था, मैरिज देखता था, मैरिज इश्यूज सॉल्व करता था, और पर्सनल ड्यूटीज देखा करता था। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक और था कंटकोष धना, ठीक है, कंटकोष धन, कंटकोष धना, ये कौन सा कोर्ट था, ये कोर्ट था क्रिमिनल कोर्ट, है ना, क्या था, क्रिमिनल कोर्ट। स्पेशली ये मर्डर और वर्कर के वेजेस का इशू देखा करता था, मैरिज, स्त्री धन मतलब जो दहेज मिल रहा है उस बारे में भी देखा करता था, स्त्री का जो धन है वो कोई छीन ना सके, ये सारी चीजें इस कोर्ट में देखी जाती थी। अब इस कोर्ट के दो ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इनके ऑफिसर्स के नाम लिखोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो चलो यहाँ से अपन आ जाते हैं अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे। रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बड़े राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू आता कहाँ से था, तीन तरीके थे रेवेन्यू लेने के, एक तो बली था, एक था भाग, ठीक है, एक तो बली भाग, और दूसरा क्या था, टैक्स था। ठीक है, ये लागू किया जाता। भाग कितना लिया जाता, 1/6 लिया जाता, सब राजाओं के टाइम पे अलग अलग था। ठीक है, अलग अलग भाग लिया जाता, 1/6। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ काय पे, क्या 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 था, सेल्स टैक्स था पहली चीज, तो सेल्स टैक्स जिसे शुल्का बोला जाता था, शुल्क के तौर पे लिया जाता था सेल्स टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स था जो कि रिच पीपल से ही लिया जाता था, जो कि बड़े, आज भी रिच पीपल से इनकम टैक्स लिया जाता है। ठीक है, और क्या था, एक्साइज लिकर टैक्स भी था, एक्साइज लिकर टैक्स। अब ये टैक्स कलेक्शन कहाँ से होता था, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अर्बन से भी लिया जाता था और रूरल से भी लिया जाता था। ठीक है, अर्बन और रिच पीपल से भी लिया जाता था। ये तीन फॉर्मेट थे जो कि लिए जाते थे, क्योंकि टैक्स लेना जरूरी है। अब जो रेडी लगाने वाला है उससे भी टैक्स लगता था, वो भी टैक्स दिया करता था, हर कोई टैक्स दिया करता था। अब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाओ फटाफट। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक हमने ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, अब हम आ गए म्युनिसिपल लेवल पे। तो म्युनिसिपल लेवल पे 4 सिटीज इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र, काशी, कौशाम्बी, तक्षशिला। कौन कौन सी, पाटलिपुत्र, काशी, कौशाम्बी और तक्षशिला, ये म्युनिसिपल
बड़ी सिटीज है उस समय की, ठीक है। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था? नागरिका था। नागरिका आज के मेयर के हिसाब से मान लो ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है नागरिका, ठीक है। याद रखना ये असिस्ट किसके द्वारा किए जा रहे हैं? नागरिका। याद रखना 2 असिस्टेंट है, गोपा, संत निकाया। 2 असिस्टेंट है, पहला असिस्टेंट का नाम है गोपा, आप सब इनको जानते हो, और एक है संथिका, ठीक है। संथिका एक दूसरा ऑफिसर है, 2 ऑफिसर द्वारा असिस्ट किया जा रहा है। बर्थ डेथ सर्टिफिकेट का गोपा क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट को मेंटेन कर रहा है। याद रखना बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट को कौन मेंटेन कर रहा है मॉडर्न पीरियड में? गोपा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, यहां से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई कुछ 7 वेज भी बताए थे, 7 वेज भी बताए थे किनने? चाणक्य ने, चाणक्य नीति में, अर्थशास्त्र में, कि आपको कैसे 7 वे बताए थे। काय के भी बताए थे? 7 वे टू ट्रीट नेबर, हमें अपने पड़ोसी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, नेबर्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को हम कैसे ट्रीट करें? साम, ये आपने सुन रखे है नाम, साम, दान, भेद, साम दान भेद, ठीक है। फिर दंड, साम दान भेद दंड, ठीक है। माया, ये नाम याद रखना, 1 2 3 4 5, 2 और बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। और उपेक्षा और इंद्रजाल। अब इसका सीधा सिंपल मतलब समझा देता हूं आपको, साम दाम दंड भेद का, ठीक है। साम का मतलब होता है दान पैसा, भेद जान लो, दंड सजा दो, माया यूज ऑफ पावर, उपेक्षा उपेक्षा कर लो। इंद्रजाल, इंद्रजाल एक ऐसा होता है कि अगर आपकी 100 की आर्मी सामने वाले की 1000 है तो आपकी आर्मी 100 की बजाय 1 लाख की शो होती है, इस तरीके का एक झूठा भ्रम होता है। तो ये आप याद रखना क्रोनोलॉजी, 7 वे टू ट्रीट अ नेबर। अब कुछ प्रोविंस थे, याद रखो प्रोविंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडर्न एम्पायर में, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए आपको एम्पायर्स के प्रोविंस भी याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो प्रोविंस पे चलते, प्रोविंस में ईस्ट करते हैं हम, वेस्ट करते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 प्रोविंस हम देख लेंगे, नॉर्थ और साउथ, ये 4 प्रोविंस ही हमें देखने, ज्यादा नहीं देखने, ठीक है। तो ईस्ट में कौन सा प्रोविंस था बताओ? तोशाली, ठीक है, तोशाली था नॉर्थ ईस्ट का प्रोविंस, सॉरी। वेस्ट में क्या था? उज्जैनी था, ठीक है, वेस्ट में उज्जैनी था। नॉर्थ में क्या है? तक्षशिला है। नॉर्थ में तो एक ही है ना प्रोविंस, तक्षशिला, ये म्युनिसिपल्स भी है और प्रोविंस भी है। और स्वर्ण नगरी, साउथ में क्या है? स्वर्ण नगरी। ये 4 प्रोविंस है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों प्रोविंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने है ना। अब आ जाओ प्रोविंस में रूल कौन करेगा? तो रूल करेगा कुमार, याद रखना प्रोविंस में कुमार रूल करेगा, जो कि राजा के तुरंत बाद, नहीं, राजा का जो बेटा है जो राजगद्दी बैठेगा वो तो राजा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहेगा, ये अलग बेटे जिनको बैठाया जाएगा। और इसको असिस्ट कौन करेगा? महामत्याज एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन कौन असिस्ट करेगा? महामत्याज एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये चेक रहते थे राजा की कि कहीं ना कहीं अगर कुमार कभी विद्रोह करे तो वो कंट्रोल कर सकते। अब महामत्यास क्या करते थे? जुडिशियल वर्क और बॉर्डर एरिया देखा करते थे। महामत्यास क्या करते थे? जुडिशियल वर्क और बॉर्डर एरिया देखा करते थे। क्या देखा करते थे? बॉर्डर एरिया। ये चीजें हो गई मॉडर्न की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाओ एक छोटी सी क्रोनोलॉजी दे देता हूं तुम सबको जो हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। किंग, किंग के बाद कौन है? याद रखना अध्यक्ष, है ना, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। किंग के बाद कौन है? अध्यक्ष है। अध्यक्ष के बाद कौन है? महामत्याज है, महाअमत्या, ठीक है। और फिर
अमात्या। ये क्रोनोलॉजी है किंग के डिपार्टमेंट की। और प्रोविंस में क्या है, ठीक है, ये तो सेंट्रल लेवल की हो गई। अब आ जाओ प्रोविंस लेवल पे, स्टेट पे आ गए अपन। प्रोविंस में कौन है, सबसे पहले तो कुमार है, कुमार के बाद महामत्यास है, यही है ना, कुमार महामत्यास, और महामत्यास के बाद अमात्यास। ये हो गई प्रोविंस की क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट पे आ जाओ। डिस्ट्रिक्ट के भी एक ऑफिसर का नाम लिख लो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नाम लिख लो, जो कि आप एक बार लिख लोगे हमेशा याद रखेगा, परदेशिता, है ना, परदेशिता, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नाम है ना। आईएएस टाइप रैंक है इसकी, और इसको दो लोग असिस्ट करते, एक तो राजुका और युक्तास। कौन कौन असिस्ट करते हैं, राजुका और युत्का, ठीक है। और विलेज ऑफिसर का नाम क्या है, ग्रामिका नाम है। चलो विलेज ऑफिसर का नाम लिख लो, ग्रामिका। इतना ही मौर्यन एम्पायर से आपको बेसिकली पता होना चाहिए, जो बेसिक फैक्ट है ना। तो अब आ जाओ पोस्ट मॉडर्न की कहानी पे, जो कि हम पढ़े गया पोस्ट मॉडर्न को, है ना। पोस्ट मॉडर्न में हम क्या करने वाले हैं, सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, कान्वा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक प्रधान, शाक, कुषाण, इनके बारे में पढ़ेंगे। साउथ इंडिया में चोल, चेरा और पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो सुंग डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले जब भारत अशोक ने धम्मा पॉलिसी अडॉप्ट करी, और धम्मा पॉलिसी के बाद धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर वीक होता गया, तो उन्हीं के कमांडर इन चीफ ने इनका आखिरी बृहद्रथ जो लास्ट किंग थे मौर्यन एम्पायर के, उनको मार दिया, ठीक है। तो सुंग डायनेस्टी किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कमांडर इन चीफ थे मौर्यन एम्पायर में। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब यहां से फटाफट इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन लिखना चालू करते हैं। शुंगास के बारे में, इसके फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंगा। याद रखना कौन है इसके फाउंडर, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, शुंग डायनेस्टी। फिर इसकी कैपिटल कहाँ थी, कैपिटल थी विदिशा में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, कैपिटल क्या थी, विदिशा में थी। साथ साथ ये फॉलोअर्स कायद के थे, ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर्स थे। ब्राह्मणिज्म मतलब ब्राह्मणिज्म को पैटर्नेज दे रहे होगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसी कार्यकाल में पुष्यमित्र शुंग ने जो था 2 अश्वमेध यज्ञ भी करे हैं, 2 अश्वमेध यज्ञ। ये ध्यान रखना, इतना ही आपको ध्यान रखना है शुंग्स के बारे में, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपके लिए काफी है अभी एग्जाम के लिए। डायरेक्ट फैक्ट है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया शुंग डायनेस्टी से, पुष्यमित्र शुंग। अब कान्वा जैसे कि जो कि पुष्यमित्र शुंग ने किया वही उनके साथ हुआ, और कान्वा के जो मिनिस्टर थे कौन, वासुदेवा कान्वा, इनने ही पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारा और खुद गद्दी पे बैठ गए। तो कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वासुदेवा कान्वा, ठीक है। ये किसके मिनिस्टर थे, पुष्य शुंगा डायनेस्टी में मिनिस्टर हुआ करते थे। अब आ जाओ सतवाहना की ओर। सतवाहना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ इंडिया में ये पहली हम पढ़ने वाले हैं अभी तक, संगम का सतवाहना, ठीक है। एट डेक्कन, ये डेक्कन की बात हो रही, महाराष्ट्र वाले इस एरिया की बात हो रही। फाउंडर कौन है, सिमुका इसके फाउंडर है, ठीक है, याद रखना। और सतवाहना उसको एक नाम से और जाना जाता है, आंध्रास के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ये भूलना मत। आंध्रास के नाम से भी किसको जाना जाता है, सतवाहना उसको जाना जाता है, ठीक है। इनके बारे में हमें डिटेल कहाँ से मिलती है, नानागढ़ और पुरान नासिक इंस्क्रिप्शन से, नानागढ़ और पुरान नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में मिलती है। इनके सबसे अच्छे या पावरफुल राजा या बिल्कुल वो ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, गौतमी पुत्रा सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनकी भी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है, नानागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। और अब यहाँ से एक आ जाओ, एक किंग हाला थे इनके में, किंग हला ने एक बुक लिखी थी, जो बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, गाथा सप्तसाई। क्या नाम है, गाथा सप्तसाई, ठीक है। ये एक पोयम बुक है, याद रखना, ये कौन सी बुक है,
पोयम बुक है, इसको मत भूल जाना, क्योंकि ये चीज याद रखना। किस लैंग्वेज में लिखी गई है, और डीप चले अपन तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब गाथा सप्तसाई को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वो है सत्साई। सत्साई के नाम से भी ये बुक जानी जाती है। किसके द्वारा लिखी गई, किंग हाला के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब इससे ज्यादा हमें गौतमी पुत्रा के बारे में और चीजें जान लो। गौतमी पुत्रा सतकर्णी के बारे में, इनने कॉइन भी इशू करे हैं, ठीक है, जिसपे शिप बनी रहती थी, है ना, इनने कॉइन इशू करे हैं, मेड विथ शिप, ठीक है। ये कॉइन किसने इशू करे हैं, गौतमी पुत्रा सतकर्णी ने, ठीक है। सिल्वर कॉइन को क्या बोला जाता था, कंसा पानास। सिल्वर कॉइन को क्या बोला जाता था इनके टाइम पे, तो याद रखना कंस पहाना बोला जाता था सिल्वर कॉइन को, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही अभी आपको पढ़ना है। अब आ जाओ शाक्य के बारे में। तो शाक्य के बारे में बात करते, दो पार्ट्स में पाए जाते थे शाक्य रूलर्स, है ना। अब देखो शाक्य के बारे में क्या पढ़ना है हमें, ये दो पार्ट्स में पाए जाते थे, दो पार्ट्स में। एक तो नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ में कहाँ पाए जाते थे, नॉर्थ में पाए जाते तक्षशिला वाले एरिया में, इनने ये अपने सब्जुकेशन में लिया था। और एक जगह और शाक्य पाए जाते थे वेस्ट में, आज के गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो ये दो लोकेशन पे थे शाक्स, ठीक है, नॉर्थन और वेस्टर्न शाक, ठीक है। एज अजीवन फाउंडर ऑफ विक्रम मेहरा, याद रखना इनके एक रूलर थे एजीवन, जो फाउंडर है विक्रम एरा के, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इतना ही शाक्य किंगडम से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ कुषाण डायनेस्टी पे। कुषाण डायनेस्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुषाण डायनेस्टी ने एक ताकतवर और बड़ी डायनेस्टी रही। कुषाण डायनेस्टी कहाँ है, ब्रांच ऑफ कहाँ की ब्रांच है ये, युच्छी एक ट्राइब हुआ करती थी, कहाँ, अपने सेंट्रल ऊपर वाले पार्ट में जहां से आर्यंस आती है, वहां की एक ट्राइब है, ठीक है, ठीक है। खुजला कच्छ 25 इसके फाउंडर है, याद रखना इनके फाउंडर का नाम कुषाण डायनेस्टी के, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी में और क्या इंपॉर्टेंट है, इनने काबुल वैली को ऑक्यूपाइड करा, इशू करे कॉइन, ठीक है, नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाइड करा, गोल्ड कॉइन, ठीक है। अब इनके द्वारा एक गोल्ड कॉइन भी जारी किए गए, याद रखना। अब पूछ लिया जाएगा गोल्ड कॉइन, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा राजा था जिसने गोल्ड कॉइन जारी किए, क्या लिख के जारी किए, क्या लिखवाया था उनने, लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। इनने खुजला जी ने ये चीज लागू करी थी। ये किसके डिवोटी थे, शिवा के डिवोटी थे, यहां तक आपको क्लियर। अब आ जाओ सीधे सीधे कनिष्क पे, इस टाइम के सबसे बड़े रूलर जो कि हमें पढ़ने हैं, कनिष्का। कनिष्का को याद रखो, फाउंडर ऑफ शाकहेरा के भी नाम से जाना जाता है इन्हें, फाउंडर ऑफ शाकहेरा, ठीक है, फाउंडर ऑफ शाकहेरा के भी नाम से जाना जाता है। किस एडी में, 78 एडी में, ठीक है, ध्यान रखना, ये मत भूलना, अरे सॉरी, शाकहेरा। अब आ जाओ और नीचे आ जाओ जल्दी से, ठीक है। अश्वघोष ऑथर, बुद्ध चरित्र लिखी थी। अब ये बुक एंड अश्वघोषा जो थे, अश्वघोषा, इनने क्या लिखी थी, बुद्धा चरित्रा लिखी थी, याद रखना। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोषा। आर्ट एंड बुक एंड ऑथर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गांधार आर्ट इन तक्षशिला इनके टाइम पे डेवलप्ड हुआ है। गांधार आर्ट किसके टाइम पे डेवलप्ड हुआ है, इनके टाइम पे, स्पेशली तक्षशिला वाले जोन, पेशावर वाले जोन पे मिलता है हमें, ठीक है। और कहाँ जाओ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इनके टाइम पे हुई है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, जहां बुद्धा की इमेज है, बुद्धा इमेज,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बुद्धा में शिवा विष्णु पार्वती लक्ष्मी इमेज भी मिली है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। यहाँ तक बस इतना ही कनिष्क के बारे में इम्पोर्टेंट है कि ग्लोरीफाई करा है उन्होंने हमारे आर्ट एंड कल्चर को, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, हम बेसिकली चलते हैं, अब यहाँ से हम चले गए, ये चीज़ हमने कर ली कंप्लीट। अब आ जाओ साउथ इंडिया में, ये 3 किंगडम्स के बारे में हमें पढ़ना है। टाइम कम है पर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा कवर हो जाए। तो इनर बोर्ड खोल लेते हैं। व्हाट इज संगम? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संगम क्या है ना। जब तक हमें संगम ही नहीं पता होगी तो क्या होगा। ये एकेडमिक तमिल पोएट है, ठीक है, तो इसका नाम है संगम एज। आइए साउथ इंडिया घूम के आते हैं। अब संगम एज तक यहाँ क्या चल रहा था, संगम एज के पहले यहाँ चल रहा था मेघालिथिक पीरियड, ठीक है। तो अब मेघालिथिक पीरियड खत्म हुआ है और संगम एज चालू होती। संगम एज क्या है, बेसिकली कवियों की एकेडमी है, ठीक है। ये कब से कब तक है, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में माना जाता है। 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक मानी जाती है संगम एज। अब संगम एज में क्या है, एकेडमी ऑफ पोएट है, ये 3 बार हुई, तमिल पोएट है। व्हाट इज संगम एज, ये एकेडमी ऑफ तमिल पोएट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ आ जाओ, संगम एज में 3 संगम हुई है। पहली संगम कहाँ हुई, फर्स्ट संगम कहाँ हुई है, मदुरई में। किसने अटेंड करी, तमिल पोएटों का ग्रुप है, किसने अटेंड करा, गॉड्स एंड सेजेस ने, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड कहाँ हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड हुई है कापदापुरम में, कापदापुरम। ये अटेंड किसने करी, ग्रेट पोएटों ने अटेंड करी। और थर्ड कहाँ हुई है ये बताओ, तो थर्ड भी कहाँ हुई है, मदुरई में हुई है, ठीक है, ये भी कहाँ हुई है, मदुरई में हुई है। और यहाँ किंग्स और पोएट्स ने अटेंड करी है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये अब देखो, फर्स्ट जो संगम हुई है उसके कोई लिटरेसी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड जो हुई है उसके 50-50 ये मानो 60% तो नहीं है, 40% है हमारे पास सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और इसके पास इसका जो लिटरेचर है वो हमारे पास 80% लिटरेचर के आसपास है, ठीक है। तो चलिए संगम एज आपको अब दिमाग में क्लियर हो गई। संगम एज में 3 संगम में हुई थी, ठीक है। अब आ जाओ, क्या है संगम एज। संगम एज को डिवाइड किया गया है 2, अपन एक बात करेंगे, डिवाइडेशन की गई है संगम एज में। इनकी बुक्स वगैरह जो बुक्स हमें पढ़नी है 3rd में, तो वो 2 है, एक तो नैरेटिव है, एक डायडैक्टिक है। एक तो नैरेटिव है और एक डायडैक्टिक बुक्स है। 2 बुक्स है, नैरेटिव और डायडैक्टिक, ठीक है। डायरेक्ट नैरेटिव को क्या बोला गया है, मेला कन्नुका, है ना, क्या बोला गया है, मेला कन्नुका। थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी, पहले ही बोल रहा हूं, मेरा कन्नुका, है ना, क्या बोला गया है, कन्नुका, कन्नुका, ठीक है। 18 मेजर वर्क, ठीक है, 18 मेजर वर्क के नाम से क्या जाता था, नरेटिव। अब इतना तो आपको पता ही होगा। अब इस मेला कन्नुका भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इत्तू गई और पत्ता पत्तू, ये काय में डिवाइड होगी, एक तो होगी इत्तू तो गई में और पत्ता पत्तू में, ठीक है, पत्ता पत्तू में, ये चीज हो गई। अब डायडैक्टिक्स क्या है, डायडैक्टिक्स को हम समझते हैं, तो किला कन्नुका बोला गया है इसे, क्या किस नाम से जाना जाता है, किला कन्नुका, ठीक है, किला कन्नुका के नाम से जाना जाता है। 18 माइनर वर्क, ठीक है। ये संगम एज की कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये चीजें आपको क्लियर है। अब इसी से और आगे चलते हैं हम, इसी को कैरी ऑन करके क्या क्या हमारे पास लिटरेचर है। अब साउथ इंडिया का मतलब आप सभी जानते हो कि रिवर कृष्णा से रिवर तुंगभद्रा के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं साउथ इंडिया, ठीक है, याद रखना। तो अब आ जाओ संगम लिटरेचर पे। अपन ने संगम को डिवाइड करा और अब संगम लिटरेचर को पढ़ेंगे। तो संगम लिटरेचर का सबसे फेमस और सबसे पुराना जो वर्क है वो है टोलकापियम। क्या है, टोलकापियम। टोलकापियम लिखा किसके द्वारा गया है, टोलकपियार के द्वारा,
याद रखना टोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है, टोलकाप्पियम। एक्चुअली ये है क्या, तो ये है तमिल ग्रामर, है ना। टोलकाप्पियम क्या है, तमिल ग्रामर है, ध्यान रखना। क्या है ये, तमिल ग्रामर। और क्या क्या बताता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम ऑफ संगम एज के बारे में हमें क्या बताता है, टोलकाप्पियम बताता है, ठीक है। और पॉलिटिकल सिनेरियो भी बताता है। अब इसके अलावा अभी टोलकाप्पियम के अलावा भी 2 बुक्स है जो कि हमें जाननी है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। एक का नाम तो अभी बताया था, इत्तू तो गई, ठीक है, 18 मेजर वर्क की बुक है ये, ठीक है, 18 मेजर वर्क की। और एक हो गया क्या, इत्तू तो गई के अलावा और क्या हो गया, पत्ता पत्तू, है ना, क्या हो गया, पत्ता पत्तू, पत्ता पत्तू। अब इन दोनों को और फर्दर डिवाइड कर देंगे हम, फर्दर डिवाइड कर देंगे तो अहम मतलब लव और वेल्लोर पे ये चीज़ें लिखी गई। अहम मतलब लव और वेल्लोर पे ये चीज़ें, ये बुक्स लिखी गई है, जिसे हम बोलते हैं पुरम, पुरम, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इतनी तो गई में बहुत सारी बुक्स है, आपको नहीं जानना, एनडीए सीडीएस में इतनी डेप्थ में वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये कुछ बुक्स हो गई। इसके अलावा 2 एपिक्स भी है, ये चीज़ ध्यान रखना, 2 एपिक्स भी है, 2 एपिक्स भी है इनकी, जो कि आपको ध्यान रखने के लिए है कि ये 2 एपिक्स में क्या है, ठीक है। तो इनकी 2 एपिक भी है संगम एज की। कौन कौन सी है वो 2 एपिक, इंपॉर्टेंटली हमें वो देखना है। तो एक है शिलापत्तिकर्मन, है ना, एक है शिल्पापत्तिकर्मम। शिल्पापत्तिकर्मम कर्णम किसके द्वारा लिखी गई है, एल्गो एदिगल, है ना, एल्गो अधिगल द्वारा ये बुक लिखी गई है। एक तो ये हो गई एपिक शिलापत्तिकर्मम, और दूसरी पिक क्या है, मन्नी में लग गई, मन्नी मेल अग गई, मन्नी मेल गई। मन्नी मेल गई किसके द्वारा लिखी गई है, तो है सितलई संथरम के द्वारा। याद रखना, ये नाम थोड़े कठिन है प्रोनाउंस करने में, पर आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये सोर्स ऑफ बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन हो सकता है। सतनर, ठीक है, मिल्ली में गई। ये चीजें क्लियर हो गई, है ना, यहां तक आपको क्लियर रहेगी। अब चलो आ जाओ, हम थोड़ा इनकी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, चेला चोल पांड्यास, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं चेलास पे, है ना। तो चेरास की बात करेंगे हम, चेलास तो ये उस समय कहाँ रूल कर रहे थे, तो ये सेंट्रल ऑफ केरल एंड नॉर्थन तमिलनाडु में रूल कर रहे थे। सेंट्रल केरला और नॉर्थन तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। इनकी कैपिटल क्या थी, वंजी कैपिटल हुआ करती थी, वंजी इसकी कैपिटल थी। इनका रॉयल एम्बलम क्या था, बो एंड एरो था, बो एंड एरो, ठीक है। चेरास के बारे में चीज़ है। इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से थे, टोंडाई, ऐसे बहुत से पोर्ट थे। टोंडाई आप इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में याद रख सकते हो, 4-5 पोर्ट भी थे, अगर चाहो तो देखना चाहो। और ट्रेड विथ रोमन्स भी था इनका, ट्रेड विथ रोमन, ठीक है। इनने एक यहाँ ऑगस्त्या का टेम्पल भी बनवाया था रोमन्स ने, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी डायनेस्टी में ऑगस्त्यास का टेम्पल बना है, तो चेरा डायनेस्टी में बना है, ठीक है। अब इन चेरा किंगडम, ठीक है। हिमालय एक्सपीडिशन की हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है कि चेराज ने हिमालय एक्सपीडिशन किया है, कौन सी बुक है जल्दी बताओ, वो आपसे पूछ ली जाएगी। शिलापत्तिकरम, अभी हमने पढ़ा शिलापत्तिकरम, ठीक है। ये बुक से हमें नॉलेज मिलती है कि चेराज ने हिमालय एक्सपीडिशन भी करा, ठीक है। सिंगुत्तवन इनके ग्रेटेस्ट किंग है, कौन है सिंगुत्तवन, याद रखना। सिंगुत्तवन कौन है, इनके ग्रेटेस्ट किंग है। इनने ही पहले साउथ इंडियन किंग है जिनने कहाँ एम्बेसी भेजी है अपनी, चाइना में। कहाँ भेजी है अपनी एम्बेसी,
चाइना में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सिंगुत्वन के, साउथ से चाइना भेजने वाले पहले किंग है। यहाँ तक काफी है। अब हम आ जाते हैं चेरा चोल्स पे। अब चोल्स कहाँ रूल कर रहे थे? चोल्स कर रहे थे नॉर्थन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ तमिलनाडु। याद रखना कहाँ रूल कर रहे थे? नॉर्थन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। इनकी कैपिटल सिटी कौन सी थी? आप सभी को पता है कैपिटल, ओरायूर। ठीक है, ये कैपिटल सिटी थी इनकी। ठीक है। इनका रॉयल एनवेलप में क्या था? टाइगर था। ठीक है, ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट, टाइगर। ठीक है। मेंटेन, ये नेवी भी मेंटेन किया करते थे। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं चोलास के बारे में। करिकला इनके फेमस किंग है, इनको मत भूलना। करिकला इनके फेमस किंग है। ठीक है, उस समय के ग्रेटेस्ट किंग माने जाते थे। ठीक है। और इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कहाँ हमें मिलते हैं? पट्टना पल्लई में। ये बुक है पत्तन पल्लई में। ठीक है। इसमें क्या मिलता है? आर्मी कॉन्क्वेस्ट किसका? करिकला का। करिकला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चोलास, उस समय के बहुत नामी है। बैटल ऑफ वेनी का जिक्र होता है। बैटल ऑफ वेनी का जिक्र होता है। क्या होता है बैटल ऑफ वेनी? 11 माइनर चेरा और पांड्यास को हराया। 11 माइनर कॉन्फिडेंसी, चेरास और पांड्या को हराने वाले पहले किंग कौन है? किंग करिकला। बैटल ऑफ वेनी याद रखना, इसे भूलना नहीं। ठीक है। और फाउंडर ऑफ फूहरपोर्ट, करिकला ने क्या फाउंड किया है? फाउंडर ऑफ फूहरपोर्ट एंड सिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना चोलास के बारे में। अब यहाँ से और आगे जाओ तो हम बात कर लेते हैं पांड्यास की। तो पांड्यास के बारे में हम बात करेंगे। रूल्ड फ्रॉम मदुरई। कहाँ से रूल कर रहे हैं ये? मदुरई से रूल कर रहा है। इन्हीं ने पैटर्नेज दी है, तीनों संगम जो संगम वो हुई है, इन्हीं ने पैटर्नेज दी है। ठीक है। रॉयल एनवेलप क्या है इनका? फिश है। रॉयल एनवेलप क्या है? फिश है। ठीक है, याद रखना रॉयल एनवेलप क्या है इनका? फिश है। ये कोराकई इनकी पोर्ट सिटी, फेमस पोर्ट सिटी है कोराकई पोर्ट सिटी। क्यों? क्योंकि प्रिल फिशरी किया करते थे ये। अब प्रिल फिशरी तो आप सभी जानते हो कैसी होती है ना। अब इनकी वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। इनकी पावर डिक्लाइन हुई भारत के इन्वेजन से और 6th सेंचुरी में वापस रोज हुई। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, पूरे संगम एज की पॉलिटी समझते हम, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिटी सेम रही है। तो पॉलिटी क्या कैसी थी? जो राजा का पद था वो हेरिडिटरी रहा करता था, मोनार्च लागू था पॉलिटी में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किंग असिस्ट किसके द्वारा होते थे? 5 काउंसिल के द्वारा। किंग को असिस्ट करने के लिए क्या बनी थी? 5 काउंसिल्स थी। अब वो 5 काउंसिल्स कौन कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। 5 काउंसिल जो थी, फर्स्ट मिनिस्टर जिसका नाम था अमरचारा। फर्स्ट मिनिस्टर्स को किस नाम से जाना जाता था? चारा। ठीक है, अमरचारी। ठीक है। दूसरा प्रीस्ट अंथनर। प्रीस्ट को किस नाम से जाना जाता था? अंथनर। ठीक है, अंथानर। ठीक है। एनवॉइस को किस नाम से जाना जाता था? थुथुर। एनवॉइस को किस नाम से जाना जाता था? थुथर। ध्यान रखना, एनवॉइस को थुथर नाम से जाना जाता था। मिलिट्री कमांडर को सेनापति और स्पाइस को, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, स्पाइस को ओरार नाम से जाना जा रहा है स्पाइस को। और मिलिट्री कमांडर को सेनापति नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाओ टोलका पीएम्स हमें क्या डिवीजन को देखने मिलता है? टोलका पीएम्स हमें 5 डिवीजन देखने मिलते हैं लैंड के। 5 डिवीजन ऑफ लैंड। ठीक है, 5 डिवीजन ऑफ लैंड। पहला लैंड में क्या आएगा? तो कुरंजी आएगा। कुरंजी क्या है? हिली एरियाज होगा। ठीक है, याद रखना, हिली ट्रैक्स होगा या तो, है ना। दूसरा क्या? कुंडरी इज अ हिली ट्रैक्स। तो
मुल्लई, मुल्लई क्या है? मुल्लई जल्दी जल्दी बताओ, आप सबने पढ़ा है। पेस्चुरल लैंड है, क्या है? पेस्चुरल लैंड है, पेस्चुरल लैंड है, ठीक है। मुल्लई क्या है? पेस्चुरल लैंड है। मारूदम्मा क्या है? मारूदम्मा एग्रीकल्चर लैंड है ना। मारूदम्मा क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है। न्यूदल क्या है? न्यूदल, न्यूदल क्या है? कौन सा लैंड है न्यूदल? जल्दी बताओ। ये कोस्टल लैंड है न्यूदल, कोस्टल लैंड है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? तोलका पीएम है। किसकी बुक है? तोलका पीआर की बुक है। और क्या है? आखिरी लैंड डेजर्ट लैंड को क्या बोला गया है? फलई बोला गया, फलई, फलई। तो क्या है? डेजर्ट लैंड है। ये 5 लैंडों के डिवीजन हमें देखने को मिले हैं इसमें से। अब आ जाओ और आगे की बात, तो हमें 4 कास्टों के बारे में पता चलता है। कहाँ से? टोलका पीएम से। तो पहली कास्ट जो कि ब्राह्मणिज्म को क्या, रूलिंग क्लास को क्या बोल रहा है? अरसर बोल रहा है, असर, अरसर। तो क्या है? रूलिंग क्लास है असर, रूलिंग क्लास है। अंथरा, अंथरा क्या है? प्रीस्टली क्लास है। याद रखना, प्रीस्टली क्लास को अंथर बोल रहे हैं, ठीक है। प्रीस्टली क्लास है, या पॉलिटिकल या रिलीजियस मान लो, सीधी बात है, पॉलिटिकल या रिलीजियस, ठीक है। अथर। अब आ जाओ वेनिगर, वेनिगर कौन हो गए? ट्रेड एंड कॉमर्स देखने वाले वेनिगर हो गए, ठीक है। अब यहां से और आगे चलते हैं हम। विल्लर, विल्लर क्या हो गए? वेलवर, वेलर। तो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, जो एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट होगा। ये 4 कास्टों के बारे में, तोलका पीएम के बारे में हमें पता चला। सती प्रथा यहाँ एब्सेंट थी, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप सबने ये लिख ही लिया होगा तो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आ जाओ रिलीजन्स पे, रिलीजन पे आ जाओ, जल्दी से हम ख़त्म करें क्योंकि अब हम एंड की ओर अपने बढ़ रहे हैं। रिलीजन, रिलीजन पे क्या है? लॉर्ड मुर्गन तमिल गॉड है, आप सभी को पता है। लॉर्ड मुर्गन कौन है? तमिल गॉड है, आप सब जानते हो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु भी पूजे जा रहे हैं मायोन के नाम से, है ना, मायोन विष्णु। इंद्रा भी पूजे जा रहे हैं, ये चीज़ तो। और वरुणा भी पूजे जा रहे हैं, वरुणा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स है रिलीजियस पीरियड के। तो वेदन बोला जा रहा है इंद्र को, वेदन। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, क्रोनोलॉजी और मैच द कॉलम में पूछ लेगा। वरुधन, वरुधन बोला जा रहा है किसे? वरुण को, वरुधन, वरुधन, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ें। और एक फीमेल लेडी, फीमेल गॉड भी है, तो कोरावई इनका नाम है। क्या नाम है? कोरावई, ठीक है। यहाँ गलती मत करना कोरावई पे, ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है। अब हम एंटर करेंगे गुप्ता एरा में, और आज इस लेक्चर को बहुत जल्द से क्लोज करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा। गुप्ता एरा। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, आप सभी जब तक चीज़ें समझे। तो गुप्ता एरा, गुप्ता एरा को क्या, कहाँ से, इसकी सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है देवचंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। और एक और है विशाखा, ये दत्त की बुक है, मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षसम। ये दोनों बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्ता के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर रखना। सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारी गुप्ता पीरियड की है। तो इसके और फाहिन जो है, चाइनीज ट्रेवल फाहिन, उनके से भी हमें मिलती है। अब इसके फाउंडर कौन है? तो जल्दी जल्दी हम करना चालू करें। फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त है, ध्यान रखना, श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर। और इनके बाद कौन है? घटोत्कच है। इनके बेटे कौन है? घटोत्कच है, जिनको महाराज, इन दोनों को कौन से टाइटल से जाना जाता है? महाराज के नाम से जाना जाता है। महाराज टाइटल यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। चंद्रगुप्त टू,
फिर आते गद्दी पे कौन, चंद्रगुप्त वन, सॉरी चंद्रगुप्त वन, हाँ। तो महाराजाधिराज का टाइटल इन्हें यूज किया है। अब टाइटल्स का गेम है, महाराजाधिराज का टाइटल किसने यूज किया है, चंद्रगुप्त वन ने, ध्यान रखना, ठीक है। ये फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा भी माने जाते हैं चंद्रगुप्त वन, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट विथ मेहरौली आयरन पिलर से इनकी कॉन्क्वेस्ट की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इनके या युद्ध की या कहाँ बढ़े, तो मेहरौली जो आयरन इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, किनके बारे में, चंद्रगुप्त वन के बारे में। अब चंद्रगुप्त वन के यहाँ तक हो गया। इनके दूसरे महान राजा का नाम है समुद्रगुप्त। ये तो आप जानती होंगे, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से इनकी डिटेल हमें मिलती है। इन्हें 3 स्टेज मिलिट्री कॉन्क्विस्ट किया था, 3 स्टेज मिलिट्री कॉन्क्विस्ट किया था। किन के अगेंस्ट किया था, आप सुनो। फर्स्ट जो था वो सम रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर सेकंड कहाँ किया था, साउथ इंडिया में, जो जैसे ये पेनिनसुला है ना, तो पहला ये किया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एंटर नहीं हुए, थोड़े से। फिर साउथ में बढ़े तो ये पूरी टेरिटरी ले ली यहाँ तक की समुद्रगुप्त ने। फिर ठीक है, थर्ड कॉन्क्वेस्ट कहाँ करेंगे, फिर से पूरा कंप्लीट नॉर्थ इंडिया की ये वाला एरिया वो ले लेंगे। 3 कॉन्क्वेस्ट किए थे। सम स्टार्टिंग में कोई कोटा फैमिली थी, वहाँ तक पहुँचे वो, ठीक है। थर्ड फिर कहाँ होता है इनका, थर्ड कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट नॉर्थ इंडिया पे होता है, ठीक है, याद रखना। इसलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इन्हें। इनने अश्वमेध यज्ञ भी करा है। किसने करा है, समुद्रगुप्त ने क्या करा है, अश्वमेध यज्ञ करा है, और कॉइन भी इशू करे अश्वमेध यज्ञ कराते हुए, ध्यान रखना। और वीणा भी प्ले करते हुए, ठीक है। इंडियन नेपोलियन के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री पद में थे, हरिसेन। इनने क्या बोला है, 100 हीरो, ध्यान रखना, हीरो ऑफ 100 बैटल, सॉरी, हीरो ऑफ 100 बैटल बोला है, ठीक है। वीणा बजाने का भी शौक था समुद्रगुप्त को, याद रखना। अन्य गोल्ड की फेंस लगवाई है, कहाँ, बोधि ट्री, बोधि गया के आसपास गोल्ड फेंस भी लगवाई है, याद रखना, कहाँ, बोधि ट्री, बोधि गया में, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। देवी चंद्रम विशाखा दत्त द्वारा हरिश्चंद्र चरित्रा, ये कुछ बुक्स एंड ऑथर है, लिख लो। हरीश चरित्रा किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा हरीश चरिता, ठीक है। काव्या मिनीमासा है ना, याद रखना, काव्या मिनीमासा किसके द्वारा है, काव्या मिनीमासा। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक क्योंकि बहुत कम बार पूछी गई है। तो ये बुक लिखी गई है राजशेखर के द्वारा ये बुक है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। अब आ जाओ इनके दूसरे सबसे बड़े किंग के बारे में, जिनका नाम है सीधा सिंपल चंद्रगुप्त टू, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो कौन है, चंद्रगुप्त टू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त टू के बारे में हमें पढ़ना है। नोन एज विक्रमादित्य, इनका एक और नाम है, इनको एक नाम से और जाना जाता है, विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है। अब ये कंटेम्पररी है पर हमें पता है विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है, बस इतना है। फाहीन जो चाइनीज ट्रेवलर की हमने बात करी, फाहीन इन्हीं की कोर्ट में आया था और कई सालों तक रहा इनकी कोर्ट में, जिसने उससे डॉक्यूमेंटेशन किया, ठीक है। अब फाहीन ने ही जो है गैंगेटिक वाले जोन को क्या बोला है, गैंगेटिक वाले, जो गैंगेटिक प्लेन वाला जोन है ना, गैंगेटिक वैली को किस नाम से बोला है, लैंड ऑफ ब्राह्मण्स। ये इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ ब्राह्मण, ठीक है। और चंद्रगुप्त टू के बारे में और शाक्य कैलेंडर, अभी कैलेंडर्स की चर्चा हुई थी, शाक्य कैलेंडर, ठीक है, शाक्य कैलेंडर और विक्रम कैलेंडर, 2 कैलेंडर है, विक्रम संवत और शाक्य कैलेंडर है ना, विक्रम कैलेंडर और शाक्य कैलेंडर। विक्रम कैलेंडर कब है, 57 में है ना,
57 BC में है, और 78 C में क्या है, BC में है, और ये क्या है 78 C में है, शाक कैलेंडर। अब ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। और कुमारगुप्त, अब आ जाओ एक और इम्पोर्टेंट रूलर कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बारे में हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ये क्या है, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है। क्या है, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ तक के फैक्ट आपको सारे याद कर लेने अच्छे से। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम सारे वैसा ही सेम था, अभी तक हमने पढ़ा सारा एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सेम ही है। किंग वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कौन कौन होता था, किंग होता था, चीफ मिनिस्टर होने लगे थे, है ना, जो प्रीस्ट होते थे सेनापति होते थे, कमांडर इन चीफ। ठीक है, और कौन, इसमें एक डिपार्टमेंट बड़ा था फॉरेन मिनिस्टर का। अब आप कमेंट करके बताओगे फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या था, ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो जरूर बताओगे। अब प्रोविंस को किस नाम से जाना जाता था, प्रोविंस को भुक्तीस के नाम से जाना जाता था, भुक्तीस के नाम से। भुक्तीस के ऑफिशियल कौन थे, ऑफिसर था उपकारीज। ठीक है, ध्यान रखना प्रोविंस। अब आ जाओ, प्रोविंस का हो गया, भुक्ती हो गया। अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट किस नाम से जाना जाता था, विश्यास के नाम पे जाना जाता था, और विश्वपति जो होता था इसका ऑफिसर होता था। ठीक है, अब ग्राम पे आ जाओ। ठीक है, ग्राम क्या है, ग्रामिका, ग्रामी है नाम। ठीक है, और ऑफिसर कौन है, ग्रामिका है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये ऑफिसर्स की क्रोनोलॉजी हो गई, कहाँ कौन सा ऑफिसर हेड है कौन सा नहीं, कई बार आए हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ और आगे सोशल लाइफ अनटचेबिलिटीज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई थी। सोशल लाइफ में क्या हो गई थी, अनटचेबिलिटी प्रिवेंट्स। एक चंदेल करके जो कास्ट है उसे अनटचेबल माना जाता था, जो कि डेड बॉडीज़ वगैरह जलाने में मदद करती थी, है ना। वुमेन्स को प्रोहिबिट कर दिया गया था कुरान्स वगैरह पढ़ने में। ठीक है, अब रिलीजन पे आ जाओ। रिलीजन में क्या है, विष्णु और शैविज्म और विष्णुइज्म बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो चुका था सोसाइटी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सब कास्टे वॉज मेड, मतलब सब कास्टे तो हमने आपको बताई ही है कैसी होती है, सब कास्टे, है ना। सब कास्टे कैसी होती है, सब कास्ट बना दी। जैसे ब्राह्मण में है मिश्रा, शुक्ला, ठीक है, शर्मा, ये सारी सब कास्ट हो गई ब्राह्मणिज्म में, है ना। ये सारी चीजें आप क्लियर रखना है, इसको भूलना मत। ठीक है, अब आ जाओ, इतनी ज़्यादा हमें डीप में नॉलेज चाहिए कि अब जो यूपीएससी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तो हम गलती नहीं कर सकते, याद रखना। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर जल्दी हम करते थे। सुधरका एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, सुधरका द्वारा एक बुक लिखी गई है, मीर छतिका सुधरका के द्वारा एक बुक लिखी गई है। ठीक है, डंडी ने एक बुक लिखी है, डंडनी ने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है, वो है काव्यादर्शा। ठीक है, डंडनी की एक बुक हो गई काव्यादर्शा। ठीक है, या एक और है दक्ष उम्र चरित्रा। ठीक है, दक्ष उम्र चरित्रा। ठीक है, एक पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु दत्त जी द्वारा। तो पंचतंत्र जो आपको दूरदर्शन पे पहले एक सीरियल आता था पंचतंत्र, किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु दत्त जी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु दत्त जी द्वारा, याद रखना किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु दत्त जी द्वारा। ठीक है, पंचतंत्र कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अमर सिम्हा द्वारा एक और बुक कंपाइल की गई है, अमरकोशा। ये बुक कंपाइल करी गई है अमरकोशा। ये इसको एक नाम से और जाना जाता है लेक्सिकॉन। कई बार आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, LEXICON, लेक्सिकॉन।
अमरकोशा, ये बुक इनके द्वारा कंपाइल की गई, आर्यभट्टा द्वारा, आर्यभट्टा लिखी गई है, आर्यभट्ट द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टा लिखी गई एक बुक है जिसमें क्या बताया गया है, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की गई है। अब देखिए उस समय के इंडिया के पहले व्यक्ति है, वर्ल्ड के पहले व्यक्ति है जो गुप्ता सेंचुरी में ये बता रहा है कि अर्थ स्फेरिकल है और वो अपने रोटेट पे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। यही चीज़ तो बाद में ब्रिटिशर्स ने और वेस्टर्न नेशन ने हमें बताई, पर हमारे ही लोगों ने इसको कई सालों पहले बिना किसी हाईटेक उपकरण के बता दिया था आपको कि अर्थ स्फेरिकल है और अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। आर्यभट्ट दे चुके थे थ्योरी, बाद में इस थ्योरी को गलत माना गया इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया, पर आज की डेट में आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल अबाउट दिस थ्योरी। तो ये चीज़ हमें अपने इतिहास से सीखनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले ये चीज़ हो गई, इसमें क्या क्या एक्लिप्स के बारे में समझाया हमने, लो एक्लिप्स कैसे होते हैं। ठीक है, एक्लिप्स के साथ साथ और क्या बताया, फर्स्ट टू डिक्लेयर जो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, वरहा मीरा के द्वारा एक बुक लिखी गई है, वरहा मीरा के द्वारा एक बुक लिखी गई है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, सिद्धांतिका ये बुक है, ये 5 एस्ट्रोनॉमी बुक है इकट्ठी, है ना, 5 एस्ट्रोनॉमी। जो आज हम कुंडली उंडली की बात करते ना और अंतरिक्ष की बात करते, ये पहले 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम इनने बताए थे। अब आ जाओ, सीधा सिंपल बात है, इतना ही है गुप्ता पीरियड में, और गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश है, जैसे कि आपने देखा कितनी सारी लिटरेचर्स की बुक बनी है, आर्ट्स भी हुए हैं बहुत सारे, है ना, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, अब आ जाओ क्या, हर्षवर्धना पे, हर्षवर्धना, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन कहाँ से, पुष्पभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते, पुष्पभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के 7th सेंचुरी है, और जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होगी तो इंडिया से एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और मेडिवल हिस्ट्री चालू हो जाएगी, हम ये मानते। हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा है, रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका। याद रखना हर्ष ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, तो हो गई रत्नावली, प्रियदर्शिका, याद रखो बुक, लिखते जाओ साथ में, नोट डाउन करते जाओ, प्रियदर्शिका। और एक और बुक है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, वो कई बार अभी तक पूछी नहीं गई, नागानंदा। ये किसके द्वारा, तीनों बुक है हर्ष के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और हर्ष के सिग्नेचर हमें कहाँ मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कहाँ मिलते हैं, तो बनसेखरा इंस्क्रिप्शन है, वहाँ क्या मिला हमें, हर्ष के सिग्नेचर मिले हैं। क्या मिला है, हर्ष के सिग्नेचर मिले हैं। यह याद रखना, किस इंस्क्रिप्शन में मिले, बनसेखरा इंस्क्रिप्शन में मिले, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। अब ये हर्षवर्धन के बारे में इंपॉर्टेंट, कुछ हम बात कर लेते हैं पुष्पभूति रूलर्स के बारे में। पुष्पभूति डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, पुष्पभूति डायनेस्टी। तो पुष्पभूति वर्धन के द्वारा ये है, फाउंडेड किसके द्वारा की गई है पुष्पभूति डायनेस्टी, पुष्पभूति वर्धन। अब ये वर्धन इसलिए लगाते थे क्योंकि ये कहते थे कि जो गुप्ता एम्पायर हमने सेट किया वो हमने सेट करके दिया गुप्ताओं को, इस वजह से ये वर्धन लगाते थे। कैपिटल क्या थी इनकी, कैपिटल क्या थी पुष्पभूति की, थानेश्वर थी, याद रखना, थानेश्वर, आज हरियाणा के पास होगा थानेश्वर, है ना, वहाँ की इनकी कैपिटल थी। ठीक है, और इनके पहले किंग कौन है, महाराजाधिराज का टाइटल लगाने वाले प्रभाकर वर्धन। फर्स्ट किंग कौन है जिनने, प्रभाकर वर्धन। ये कौन सा टाइटल यूज करते थे, महाराजाधिराज का। ठीक है, महाराजाधि। इनकी कैपिटल क्या थी, थानेश्वर थी, याद रखना, थानेश्वर वॉज द कैपिटल ऑफ प्रभाकर वर्धन। ठीक है, फर्स्ट किंग है ये राजवर्धन।
वॉज किल्ड बाय शशांक राजवर्धन, इनके ही एक बेटे हैं जिसको किल मार दिया था शशांक के द्वारा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया उन्होंने बॉडी ट्री काटी। एक्चुअल क्या था ये हम अपने जो लेक्चर्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे, अभी तो हमें फैक्ट कवर करने हैं। हर्षवर्धन ने, अब आ जाओ हर्षा पे, हर्षवर्धन के बारे में बात कर ले। इनने क्या कैपिटल करी? कन्नौज कैपिटल करी। याद रखना इनके में कैपिटल शिफ्ट कर दी गई, कहाँ कर दी गई? कन्नौज कर दी गई हर्षा के टाइम पे। ठीक है, शीलादित्य इनका नाम एक और है, शीलादित्य इनका एक नाम और है, याद रखना इस नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, हर्षा वॉज डिफीटेड, हर्षा किसके द्वारा हराया गया है? पुलासेन पुलासेन जी द्वारा, जो वेस्टर्न चालुक्यास के राजा है, हर्षा को हराया। फिर यहाँ एक ट्रीटी होती है कि हम नर्मदा के नीचे नहीं आएंगे, अब नर्मदा के ऊपर मत आना। ठीक है, अब हर्षा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम। हर्षा ने जो स्टार्टिंग में वो शैविज्म फॉलो करते थे, फिर उनने डिवोटी चालू करी तो वो कहाँ आ गए? हीनयान में आ गए, बुद्धिज्म की ओर। ठीक है, हीनयान में आ गए, हीनयान से फिर वो लास्ट में कहाँ कन्वर्ट हो गए? महायान में आ गए। याद रखना ये कई बार पूछा गया और बच्चों ने हीनयान लिया, बुद्धिज्म के चक्कर में गलती करी है। तो ये क्रोनोलॉजी है, शिवा, हीनयान और महायान। ठीक है, अब हर्षा ने और क्या किया? अब जैसे उनने हीनयान महायान अडॉप्ट करा तो हर्षा ने बैन लगा दिया। किस पे बैन लगा दिया? किलिंग ऑफ एनिमल्स पे। याद रखना किलिंग ऑफ एनिमल पे बैन लगा दिया। ईटिंग ऑफ मीट पे बैन लगा दिया कि मीट नहीं खा सकते उनके राज्य में। ठीक है, अब इनने क्या किया? कन्नौज असेंबली सेट करी। ये असेंबलीज कई बार पूछ ली जाती है कि कन्नौज असेंबली किसने करवाई थी, तो याद रखना हर्षा ने करवाई थी कन्नौज असेंबली। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी फैक्ट्स बता दे रहा हूँ। फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धा के लिए करवाई थी। काय के लिए करवाई थी? फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धा के लिए करवाई थी कन्नौज असेंबली। ठीक है, इसके बाद एक और करवाई थी इलाहाबाद कॉन्फ्रेशन। इलाहाबाद कॉन्फ्रेशन। ठीक है, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस कब करवाई थी? 1 in a 5 year में करवाते थे ये। 1 in a 5 year, हर 5 साल में एक बार करवाते थे। ठीक है, हर 12 साल में हमारे यहाँ क्या होता है? कुंभ का मेला। और 6 साल में क्या होता है? अर्ध कुंभ का मेला। समझ गए? ठीक है, तो इसको भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा? हर्षा के द्वारा। कन्नौज असेंबली हर्षा के द्वारा। फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धा, और 1 in 5 years में क्या होती थी? इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होती थी। ठीक है, अब कल्चरल प्रोग्रेस क्या हुई? कल्चरल प्रोग्रेस हर्षा के टाइम पे हम देख लें। आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीएस में। कल्चरल प्रोग्रेस, तो इनने एक ब्रिक्स टेम्पल बनवाया था लक्ष्मणा एट सिरपुर में। कौन सा टेम्पल बनवाया था? ब्रिक्स टेम्पल इन लक्ष्मणा एट सिरपुर। ध्यान रखना ये एक टेम्पल बनवाया था इनने, है ना, यहाँ गलती मत करना। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में, महायान यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाना चालू किया था। अवंती, है ना, ऑफिसर हुआ करते थे। कौन? एक अवंती करके एक ऑफिसर है। ये आर्ट एंड कल्चर आप एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना। अवंती जो कि ऑफिसर थे वॉर एंड पीस के। ऑफिसर नेम डाल लो यहाँ, ऑफिसर्स नेम। तो ये अवंती कौन है? वॉर एंड पीस के ऑफिसर है। ये युद्ध विराम और युद्ध पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कुंत है ना, सिंघानंदा कौन है? सिंघानंदा याद रखना नाम बदल गया है। कौन है सिंघानंदा? कमांडर इन चीफ है, आर्मी वाले, इनका नाम बदल गया है, कमांडर इन चीफ सेनापति का। ठीक है, कुंतला कौन है? कैवरली के ऑफिसर है। कुंतला कौन है? कैवरली के ऑफिसर है, याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। ठीक है, और सिविल गवर्नमेंट को कौन देख रहा है? या तो समथना देख रहा है। सिविल गवर्नमेंट कौन देख रहा है? या तो समांत देख रहा है या महाराज देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑफिसर होगा हर्षा के टाइम के। इतने फैक्ट आपके लिए बहुत है, सारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हमने कवर करे। और हमने हमारे 3 लेक्चर में
एंशियंट हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कंप्लीट करा, जो कि आपको हेल्पफुल है सभी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी अगले लेक्चर्स या अगली क्रोनोलॉजी के साथ हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। चलिए, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, आप सभी अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।